आज मैं आपको 3 ऐसी हाई विन रेट प्रीमियम स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूं जो आपको सिखाएगी कि मार्केट में कंसिस्टेंटली किस तरीके से पैसा बनाया जाता है। चाहे तो आप बिगिनर हो, चाहे तो अभी आपका ट्रेडिंग अकाउंट छोटा है, घबराइए मत, ये स्ट्रैटेजीज आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाली। और आप ये समझने की गलती मत कर लेना कि ये यूट्यूब वीडियो वाली स्ट्रैटेजी है तो काम में नहीं आने वाली है, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी को मैंने पेड कोर्सेज के मटेरियल से बनाया है, जिनके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हजारों में खर्चा किया है, लेकिन आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे ऐसे आते हैं जो बोलते हैं सर मैं आपके कोर्सेज भी लेना चाहता हूं लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, बहुत सारी चीजें पेड है और बहुत सारी चीजें हम आपके लिए ऐसी भी रखेंगे कि फ्री चीज में भी आपको बहुत हाई वैल्यू हम प्रोवाइड करवा सकें। तो मुझे इस वीडियो में आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपफ्रंट बोलूंगा कि मुझे इस वीडियो में आपका समय चाहिए। आप अगर मुझे अपने 20 मिनट दे देंगे तो मैं आपको वो मटेरियल पढ़ाने वाला हूं और सिखाने वाला हूं जो 1 लाख रुपए के कोर्सेज में भी शायद आपको ना मिले। बस एक चीज पे फोकस करना कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं A to Z सारी कॉन्सेप्ट्स आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो कुछ भी कॉन्सेप्ट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। ऑल्सो अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो मेरा नाम है अभिषेक और मैं पिछले 8 सालों से मार्केट में प्रोफेशनली ट्रेड कर रहा हूं। I have trained more than 500 students and I've also been invited to one of the most prestigious universities like IIT to do trading sessions with them. और दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ वो सारी चीजें शेयर करूंगा जो लाइव मार्केट में मैंने खुद के एक्सपीरियंस से सीखी है। तो ये कोई भी थ्योरी मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, सारी की सारी चीजें प्रैक्टिकल है। तो फर्स्ट थिंग जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है डिमांड और सप्लाई जोन्स, जिसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। अब दोस्तों आपको सप्लाई और डिमांड जोन के बारे में समझना पड़ेगा बिफोर आई शेयर ऑल द स्ट्रैटेजीज विद यू। देखो क्या होता है, डिमांड जोन इस तरीके का एक जोन होता है जहां से एग्रेसिव बाइंग आती है मार्केट के अंदर। सप्लाई जोन वो जोन होता है जहां से एग्रेसिव सेलिंग आती है मार्केट के अंदर। अब डिमांड जोन क्या होता है, पहले तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूं। देखो डिमांड जोन वो जोन है जहां पर सेलर्स हमारे वीक पड़ रहे होते हैं, बायर्स स्ट्रांग पड़ रहे होते हैं। बायर्स कब स्ट्रांग पड़ेंगे, देखो आप ध्यान से सुनो। अगर मान लो किसी चीज का प्राइस 1 लाख चला गया और लोगों को लगता है कि यार हम उसको 1 लाख पे तो ले नहीं पाएंगे, काश ये 50,000 आ जाता। तो जब वो प्राइस दोबारा से कम होता है, डिमांड, हाई डिमांड के कारण लोग, बायर्स एक्टिवली उसमें एंटर होते हैं, हायर प्राइसेस पर भी खरीदना शुरू करते हैं और मार्केट वहां से ऊपर जाना शुरू करता है। आई होप मैं आपको ये समझा पाया हूं। सप्लाई जोन में इसका उल्टा होता है। सप्लाई जोन में मार्केट में जैसे आप कोई चीज बेचने की कोशिश करो और आप बोलते हो कि यार एक बार ये महंगी हो जाए तो मैं इसको फटाफट से बेच दूं। चीज सस्ती थी, अचानक से महंगी हुई और सेलर्स ने इसको बेचना शुरू कर दिया। अब यहां से लोअर प्राइसेस पे भी सेलर्स सेल करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में एक डाउन साइड का एग्रेसिव मूव आना शुरू हो जाता है। अब ये तो थी हमारी बेसिक डेफिनेशन और थ्योरी की डिमांड और सप्लाई होता क्या है और वो किस तरीके से काम करते हैं, लेकिन इसको हमको लाइव चार्ट पे ड्रॉ किस तरीके से करना है वो अब हम समझ लेते हैं। अब देखो दोस्तों, मार्केट में आप जोन्स तो 2 मिनट में ड्रॉ कर दोगे, ये भी बता लोगे कहां से मार्केट उठा है और गिरा है, लेकिन स्ट्रैटेजी को फिगर आउट करने के लिए, स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी को, आपको मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। अब मार्केट का स्ट्रक्चर दोस्तों एक लाइन में, ऐसे सीधी लाइन में ऊपर और नीचे नहीं जाता, ये आपको पता है, ठीक है? नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट का स्ट्रक्चर ऊपर जाएगा, थोड़ा थोड़ा साइडवेज होगा और फिर ऊपर जाता है, ऐसे ही जाता है। और जब नीचे जाना है तो नीचे जाएगा, थोड़ा थोड़ा साइडवेज होगा और फिर नीचे जाता है। अब हम इसमें इंपॉर्टेंस किसको देते हैं? सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट को, ये जो रैली वाले पार्ट है ना, यहां से रैली हो गई और ये हो गया ड्रॉप, जहां से मार्केट ड्रॉप कर रहा है। लेकिन दोस्तों बड़े खिलाड़ी, प्रोफेशनल खिलाड़ी किस वाले पार्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं? ये वाला पार्ट जो साइडवेज होता है, इसको बोला जाता है दोस्तों बेस, यानी कि अड्डा। समझ गए? किस चीज का अड्डा? बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर्स लगने का अड्डा। अगर मार्केट में एक रैली के बाद, ध्यान से सुनिएगा, मार्केट साइडवेज होता है, छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में कोई इंटरेस्ट नहीं है या मार्केट खराब हो चुका है। इसका मतलब है बड़े प्लेयर्स अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसी एरिया को बोला जाता है दोस्तों बेस। फिलहाल आप इतना समझो। अब बेस से मार्केट की आगे की डायरेक्शन फिगर आउट होती है। ध्यान से सुनना, मार्केट सिर्फ और सिर्फ 4 ही स्ट्रक्चर बना सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। या तो मार्केट रैली देगा, बेस क्रिएट करेगा और रैली दे देगा, एक स्ट्रक्चर ये हो गया। या तो मार्केट रैली देगा, बेस क्रिएट करेगा और ड्रॉप दे देगा, दूसरा स्ट्रक्चर ये हो गया। या तो मार्केट ड्रॉप देगा, बेस क्रिएट करेगा और ड्रॉप दे देगा। या तो मार्केट दोबारा से ड्रॉप देगा, बेस क्रिएट करेगा और रैली दे देगा। इसके अलावा मार्केट कुछ करता है?
दो केसेस में ट्रेंड कंटिन्यू होता है और दो केसेस में रिवर्सल होता है। इससे ज्यादा मार्केट कुछ नहीं करता है। स्ट्रैटेजीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेकिन ये चीजें कोई नहीं बताएगा, इसलिए ये बोरिंग भी लग सकती है, लेकिन सुननी जरूरी है, क्योंकि यहीं से आपकी स्ट्रैटेजी में बहुत ज्यादा जो एक बेस ठीक होगा ना, यहीं से होगा। अब ध्यान से समझना, जब रैली आती है, बेस क्रिएट होता है और दोबारा रैली आती है, तो ये एक डिमांड जोन है। यस, क्योंकि यहां पे डिमांड आई तभी तो बायर्स आकर के मार्केट को ऊपर लेके चले गए। डिमांड वही तो जोन है जहां पे बायर्स आते हैं और मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। तो क्या ये डिमांड जोन है या नहीं है? बिल्कुल है। अब अगर रैली आई, बेस हुआ क्रिएट और मार्केट ड्रॉप हो गया, तो क्या ये डिमांड जोन है? नहीं, ये आपका एक सप्लाई जोन है, क्योंकि यहां पे सप्लाई ज्यादा है, तभी तो मार्केट नीचे की तरफ चला गया। ये वाला आप देख करके बताएंगे कि डिमांड या सप्लाई है। ड्रॉप आया, बेस पे मार्केट रुका और उसके बाद एक और ड्रॉप आ गया, तो जब नीचे के लिए मार्केट जाता है तो उसको डिमांड कहेंगे कि सप्लाई? सप्लाई। और फाइनली यहां पे से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, तो ये हमारा एक डिमांड जोन हो जाएगा। ये चार स्ट्रक्चर हैं और इसमें डिमांड और सप्लाई कैसे आइडेंटिफाई करनी है वो मैंने आपको बता दिया। अब छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं चारों स्ट्रक्चर का, बिफोर आई शेयर ऑल द प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज विद यू। ये नहीं समझेंगे दोस्तों तो स्ट्रैटेजीज नहीं समझ में आने वाली, फिर हम बोलते हैं कि स्ट्रैटेजीज काम क्यों नहीं आ रही है। क्योंकि देखो, असली पढ़ाई थोड़ी सी बोरिंग होती है, लेकिन काम में जरूर आती है। अब देखो यहां पे मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, छोटी छोटी कैंडल्स बनाई और फिर अचानक से मार्केट ने ड्रॉप क्रिएट कर दिया। तो क्या आप देख पा रहे हो, एक स्ट्रक्चर ये वाला है, सेम स्ट्रक्चर यहां पे भी है। ये वाला एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ड्रॉप, बेस और रैली। यानी कि मार्केट और ज्यादा कोई चीज नहीं क्रिएट करेगा, वो चार स्ट्रक्चर में से कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा तो ही मार्केट मूव कर रहा होगा, उसके अलावा मार्केट और कुछ नहीं करेगा। अब आपको इसमें एक डिफरेंस और समझना पड़ेगा दोस्तों, कि कौन सा डिमांड और कौन सा सप्लाई जोन स्ट्रांग है या वीक है। देखो, डिमांड जोन वो स्ट्रांग है जहां पे मार्केट ने जब डिमांड क्रिएट करी तो मार्केट ने एग्रेसिव रैली मार दी। ये आपका स्ट्रांग डिमांड जोन है, ठीक है, कि मतलब जब मार्केट वहां से जाएगा ना, तो पीछे पलट के नहीं देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट पीछे देख रहा है, बार बार रुक रुक के जा रहा है, वो स्ट्रांग डिमांड जोन नहीं है। उसी तरीके से उसका उल्टा हो जाएगा सप्लाई जोन। अगर मान लो कहीं पर एक स्ट्रांग सप्लाई जोन क्रिएट हुआ, जैसे यहां पे, तो मार्केट में एग्रेसिव सेलिंग सेलिंग आनी चाहिए। और एग्रेसिव सेलिंग कैसे होगी, एक तो बहुत फास्ट आएगी, या फिर बड़ी बड़ी कैंडल में ही डिस्टेंस कवर होने लगेगा, जैसे इसमें हुआ है। बंदा बेच क्यों रहा है उस सप्लाई जोन पे? क्योंकि उसको पता है ये कि सबसे हाईएस्ट प्राइस अभी मिल रही है, तो बेचो और निकालो। डिमांड जोन पे क्यों खरीद रहा है? क्योंकि उसको पता चल रहा है कि सबसे सस्ती प्राइस मिल रही है, खरीदो जितना खरीद सकते हो। तो डिमांड जोन स्ट्रांग का पता कैसे चलेगा दोस्तों? जब मार्केट वहां से बड़ी कैंडल बना करके निकलेगा और जल्दी निकलेगा। वैसे ही उल्टा इसका कर देना सप्लाई जोन में। स्ट्रांग सप्लाई जोन कौन सा है, जो आगे मैं बताऊंगा कि इनका काम क्या है। जब मार्केट बड़ी बड़ी अग्रेसिव कैंडल बनाएगा और बहुत जल्दी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, बहुत अच्छा पैनिक क्रैश क्रिएट करेगा, तो ये हमारा स्ट्रांग सप्लाई जोन है। और डिमांड जोन वो जहां से बहुत पैनिक, हमारी रैली क्रिएट होती है। अब आगे का पार्ट हमारा और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब हम फाइनली बात करेंगे कि एंट्री कैसे लेनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिवीजन दे देता हूं। आपने क्या समझा कि सबसे पहले सप्लाई और डिमांड क्या होती है, उसकी थ्योरी समझी। फिर मैंने आज आपको मेन कॉन्सेप्ट बताया कि बेस क्या होता है। उसी बेस से निकाल करके मैंने आपको मार्केट के चार स्ट्रक्चर बनाए, और चार स्ट्रक्चर बता करके उसके बाद हम आए कि डिमांड और सप्लाई उन स्ट्रक्चर्स में किस तरीके से फाइंड आउट करनी है। डिमांड और सप्लाई जब आपको पता चल गया कैसे फाइंड आउट करनी है, फिर आप समझे कि डिमांड और सप्लाई में भी एक स्ट्रांग डिमांड होती है और एक स्ट्रांग सप्लाई होती है। ये क्यों मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम जो अब एंट्रीज पे काम करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ हम स्ट्रांग डिमांड और स्ट्रांग सप्लाई पे ही काम करेंगे। क्योंकि देखो, आप एक स्कैल्पर हो और आपको बहुत एक्यूरेसी के साथ एंट्री पकड़नी पड़ेगी, तो हमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रांग डिमांड और स्ट्रांग सप्लाई पे ही काम करें। अब बढ़ते हैं चार्ट की तरफ और फाइंड आउट करते हैं कि कैसे हमको प्रॉपर एंट्रीज मिल पाएंगी। अब देखो दोस्तों, एंट्री का क्राइटेरिया क्या हो जाता है, हमें एंट्री कब लेनी है, पहले मैं आपको थ्योरी में समझाता हूं, फिर प्रैक्टिकल बताऊंगा। देखो, जब भी मान लो इस तरीके का ड्रॉप क्रिएट हुआ है, यहां पे मार्केट साइडवेज हुआ है और मार्केट यहां से रैली क्रिएट कर गया, तो ये हमारा एक बेस मिल गया। ये क्या जोन बोलेंगे आप इसको? एक स्ट्रांग डिमांड जोन बोलेंगे। एंट्री हमें तभी क्रिएट करनी है जब दोबारा मार्केट इस डिमांड जोन के अंदर आएगा। वो कभी भी आ सकता है, हमें बस पेशेंटली वेट करना है। लेकिन एंट्री तभी क्रिएट होगी जब मार्केट इस डिमांड जोन के आसपास आएगा, और सप्लाई के केस में जब सप्लाई जोन के पास आएगा। यहां पे आप देख सकते हो कि मार्केट में एक ड्रॉप क्रिएट हुआ है, सभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक ड्रॉप है, फिर मार्केट साइडवेज हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, जब भी मार्केट जहां से साइडवेज हुआ है ना, उस पर मैं एक रेक्टेंगल से ड्रॉ कर लूंगा इस तरीके से। इज दैट राइट? मैंने विक्स बाहर कर दिया अगर बनी हुई है, और मेन कैंडल कैंडल बॉडी सारी अंदर अंदर ले ली,
तो ये डिमांड जोन है जहां पर बड़े प्लेयर्स के पहले ऑर्डर लगे थे। मैं क्या करूंगा, इसको इलोंगेट कर दूंगा ऐसे, और वेट करूंगा कि मार्केट दोबारा इस पर कब आता है। क्या आप देख सकते हो, भले थोड़ा टाइम लगा लेकिन मार्केट इस जोन के पास जरूर आया है, और इस जोन को इससे पहले नहीं टच किया है। अगर इस जोन को मान लो पहले टच करके निकल जाता है यहां से, तो इस जोन की ना थोड़ी वैल्यू कम हो जाती है। अगर जो भी जोन, जैसे मार्केट में जोन क्रिएट हुआ और मार्केट यहां से निकल गया एकदम, तो इस जोन की वैल्यू बहुत ज्यादा है। जब दोबारा मार्केट यहां पर आएगा ना, तो ये हो सकता है एक बड़ी रैली यहां से क्रिएट कर दे, जो कि आप देख भी सकते हो। यू कैन सी ऑन द चार्ट डायरेक्टली, है ना। जब भी मार्केट ने एक जोन क्रिएट किया, यहां से रैली क्रिएट करी, मैंने वेट किया मार्केट के आने का, मार्केट दोबारा आया और वहां से एक और अच्छी रैली मार के बहुत हाई डायरेक्शन में चला गया। एंट्री कैसे लेनी वो भी बताता हूं, लेकिन आप समझ पा रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। समझो आप पहले इस चीज को। डिमांड जोन आपने ड्रॉ किया, उसको बड़ा कर लिया, पेशेंटली वेट किया, जब दोबारा मार्केट वहां पे आएगा, कंडीशन में आपको बता रहा हूं एंट्रीज की, लेकिन दोबारा मार्केट वहां से एक रैली क्रिएट कर सकता है। अब हमें इसके अंदर ढूंढना है एंट्री का क्राइटेरिया, बट आप समझ गए कॉन्सेप्ट क्या है। यहां पे देखो मार्केट गया ऊपर, सिंपल सी चीज देख पा रहे हो, यहां पे मार्केट साइडवेज हुआ और एक बढ़िया सी रैली क्रिएट कर गया। मैं क्या करूंगा, जो साइडवेज वाला एरिया है ना, उसको अपना बेस मान करके एक जोन सप्लाई वाला वहां पे क्रिएट कर दूंगा, विक्स को मैं बाहर कर दूंगा। अब मैंने कुछ नहीं करना, जब भी मार्केट इस जोन में आएगा मैं बस वेट करूंगा। अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूं ना, तो आप देखो जब भी मार्केट उस जोन के अंदर घुसा है, तो बहुत अच्छे तरीके से मार्केट ने एक फॉल क्रिएट किया है। अब मैंने आपको दिखा दिया है कि मार्केट वहां से एक मूव क्रिएट करके देता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती रिटेलर क्या करेगा कि जैसे ही डिमांड जोन को टच करेगा ना, या सप्लाई जोन को टच करेगा मार्केट या प्राइस, तो रिटेलर डायरेक्ट एंट्री ले लेगा। लेकिन डायरेक्ट एंट्री करने में ही बहुत बार हो सकता है डिमांड और सप्लाई जोन से भी आपके एसएल्स लग जाए, आपका लॉस हो जाए, बहुत बड़े आपके कैपिटल पे डेंट लग जाए। तो हमें यह गलती नहीं करनी है। विदाउट लॉजिक आप अपनी कैपिटल पे डेंट देंगे और कुछ नहीं देंगे। तो अब जो लास्ट पार्ट है उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि एंट्री का फाइनली लॉजिक क्या होने वाला है। तो अब आराम से बैठना और नोटबुक और एक पेन जरूर ले लेना, ताकि जो भी लॉजिक्स आपको बताने वाला हूं आप मिस ना करो। अब सिंपल लॉजिक आपको बताता हूं। जैसे अपने यहां पे जोन आइडेंटिफाई किया हुआ है, ठीक है। टाइम फ्रेम आपको बड़ा लगाना है जब भी आप डिमांड और सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम के जोन नहीं आपको लगाने। मैंने इस वाले जोन को लंबा खींचा, वेट किया कि मार्केट दोबारा यहां पे स्ट्रॉन्ग तरीके से कब आता है। इज दैट क्लियर। अब मैंने क्या करना है, बड़ा टाइम फ्रेम पे मैंने जोन ड्रॉ कर दिया। मुझे पता है उस सपोर्ट की या उस रेजिस्टेंस की वैल्यू है, डिमांड और सप्लाई जोन की, जिसको आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, बट ये राइट तरीका है ड्रॉ करने का। अब आपको छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाना है। अब ये आ गए हम अपने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, जहां पे हमारा काम सिर्फ और सिर्फ एंट्री पंच करना है। लेकिन एंट्री पंच ऐसे नहीं करनी कि भाई बस देखा मार्केट सप्लाई जोन में आ गया तो बेचना शुरू कर दिया। अच्छा, एक चीज याद रखना कि सप्लाई जोन से कभी बाई नहीं करोगे। सप्लाई जोन से सिर्फ और सिर्फ सेल करना है, क्योंकि जब एक बार मार्केट गिरा है वहां से, तो जब दोबारा आएगा तो हम बेचने की कोशिश करेंगे, खरीदने की नहीं करेंगे। तो जब मार्केट हम बेचने की कोशिश करेंगे, तो हमें कुछ कंडीशंस और क्राइटेरियाज देखने। अब मैं आपको एक नहीं 3 स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूं, जो तीनों स्ट्रैटेजी एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं, कनेक्टेड है। ठीक है, पहली स्ट्रैटेजी थोड़ी एग्रेसिव है, दूसरी थोड़ी कम एग्रेसिव है, और तीसरी सबसे सेफ है। तीनों बता रहा हूं, आप तीनों यूज कर सकते हो, लेकिन तीनों को समझना जरूरी है। अब पहली स्ट्रैटेजी क्या है, देखो मुझे क्या करना है। जब मार्केट सप्लाई जोन के अंदर आया, तो मुझे सब बस अपनी नजर पैनी रखनी है। किस चीज में? भाई देखो, मेरे को सेल कब करना है, जब बायर हार रहा है और सेलर जीत रहा है। सिंपल सी चीज है। भाई मैं उसका साइड दूंगा ना, जो बंदा जीत रहा है। मुझे पहले से पता है कि वो सप्लाई जोन है, मैं ऑलरेडी एक राइट प्रोबेबिलिटी पे खेल खेलने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मैं कंडीशंस भी तो क्रिएट करूंगा, क्राइटेरिया भी तो देखूंगा कि भाई बायर हारना भी तो चाहिए। पता चल रहा मेरा दुश्मन जीत गया, मेरा पैसा फंस जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, क्या आइडेंटिफाई करूंगा, बायर के हारने की सबसे पहली आपको इमेज दिखेगी कि भाई जब भी मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर से विक बनने लग जाएंगी। बड़ी बन सकती है, छोटी बन सकती है, लेकिन विक बननी स्टार्ट हो जाएंगी। सप्लाई जोन के अंदर की विक्स और ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो विक कहीं और पे बन रही है, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर सप्लाई जोन के अंदर मार्केट घुस चुका है और ऊपर से प्रेशर आने लग गया है, इसका मतलब सेलिंग ऑर्डर्स लगने लग गए हैं। लेकिन ये अभी एंट्री क्राइटेरिया पूरा नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने विक बनता हुआ देखा और आप घुस गए, फिर आप घुस ही जाएंगे। तो हमें क्या करना है, पहले ऑब्जर्व करना है क्या विक्स बन रही है या नहीं बन रही है। जितने ज्यादा मल्टीपल विक्स होंगे, जितने ज्यादा रिजेक्शन होंगे, ये प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग।
अब इसके साथ सिर्फ एक चीज ऐड करनी है कि विक्स बनने के बाद हो सकता है 2 4 5 6 10 सप्लाई जोन के अंदर कोई बहुत बड़ा एग्रेसिव कैंडल हमारी वाली डायरेक्शन का बिल्ड हुआ है। क्योंकि जब कोई एग्रेसिव कैंडल आया तो वो रिटेलर ने क्रिएट नहीं किया, वो उस बड़े प्लेयर ने क्रिएट किया है जो बड़ा पैसा लेकर के मार्केट में बैठ सकता है। तो अब देख लेते हैं एक बारी मार्केट में क्या हुआ है। मार्केट जैसे ही इस सप्लाई जोन के अंदर एंटर करा है, आप देख सकते हैं पहले तो बड़े ग्रीन कैंडल में ही उसके 50% में विक बन गई है। लेकिन क्या कोई एग्रेसिव रेड कैंडल दिखा है? अभी तक कोई नहीं दिखा। अभी कैंडल का साइज छोटा है, छोटे कैंडल पे एंट्री नहीं लेनी है। छोटे कैंडल को छोड़ दीजिए, आप विक्स आने दीजिए। फिर धीरे धीरे करके छोटे छोटे विक्स आ रहे हैं, ठीक है, रिजेक्शन है, सप्लाई जोन के अंदर है तो इंपॉर्टेंट है। आप ऊपर जाओगे ऊपर जाओगे ऊपर जाओगे, टॉप से फिर एक रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है, नॉर्मल है। फिर आप वेट कर रहे हो वेट कर रहे हो, आपको पता है कि भाई रिजेक्शन आ रहा है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं आ रही है। वेट कर रहे हो वेट कर रहे हो, फिर इसके मार्केट बाहर निकल रहा है, एंट्री नहीं लेनी क्योंकि आपको एग्रेसिव कैंडल मिला ही नहीं, कोई एंट्री थोड़ी मिली अभी क्राइटेरिया पे। विक बन गया है, वो रेडी है, लेकिन एग्रेसिव कैंडल आया ही नहीं। आप वेट कर रहे हो वेट कर रहे हो वेट कर रहे हो, आपने बोला ठीक है मार्केट अभी देखते हैं क्या करता है। अचानक से एक एग्रेसिव कैंडल मिल गया। अब ये एग्रेसिव कैंडल का पता कैसे चल रहा है? आप ना इसका साइज देखो और इसका साइज देखो, ये इनके बीच में खली लग रहा है, ये खली कैंडल बन चुका है। तो आपने विक्स पहले ही आइडेंटिफाई कर दिया जिससे आपको वीकनेस पता चल रही है, बट आपने एंट्री नहीं ली बिकॉज यू हैव दैट पेशेंस, आप वेट कर रहे हो खली कैंडल का। अब ये बन गई है आपकी एग्रेसिव खली कैंडल। ये कैंडल और बाकी की कैंडल्स को आप देख लो, आप साइज का डिफरेंस देख सकते हो कितना बड़ा कैंडल है। सो दिस इज योर एंट्री क्राइटेरिया फॉर द फर्स्ट स्ट्रैटेजी। आपने इस कैंडल पर एंट्री ली, डिमांड जोन के ऊपर का आपने लगा दिया अपना स्टॉप लॉस, और टारगेट आपका हो सकता है 1:2 या फिर 1:3 बेयर मिनिमम। 1:1 नहीं लेना है इसमें, क्योंकि आपने इतना वेट किया है तो या तो 1:2 लीजिए अगर आप एक सॉफ्ट ट्रेडर है, और अगर आपके पास है पेशेंस तो 1:3 और 4 भी जा सकते हैं। अब जो हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी होने वाली है वो कंटिन्यूएशन है पहली वाली स्ट्रैटेजी का। देखो पहली वाली स्ट्रैटेजी थोड़ी एग्रेसिव है, उसमें हमने क्या देखा, सप्लाई जोन के अंदर मार्केट आया, विक देखे, रिजेक्शन देखे, और उसके बाद हमने देखा खली साहब वाला कैंडल। ठीक है, ऐसा कोई खली कैंडल होता नहीं है, तो ट्रेडिंग व्यू पे मत सर्च मारना खली कैंडल का इंडिकेटर। खली कोई कैंडल नहीं होता, उसका साइज थोड़ा एबनॉर्मल है। सबसे बड़ा कैंडल है, विशाल कैंडल है, इसलिए वो खली कैंडल है हमारे लिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखो ये है थोड़ा सा एग्रेसिव सेटअप। इसमें क्या होता है कि मान लो अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हो, आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो आप बार बार ओवर ट्रेडिंग करोगे, मेरा गलत हुआ मेरा सही हुआ। तो मैं आपको बोलता हूं कि आप एक और कंफर्मेशन ऐड कर लो जिससे आप थोड़ा और सेफर साइड में आ जाओगे। वो सेफर साइड कंफर्मेशन क्या है, ईएमए ऐड कर लेते हैं। तो दूसरी स्ट्रैटेजी में आपको क्या करना है, देखना सब कुछ है, विक देखना है सप्लाई जोन के अंदर, ऊपर से डिमांड जोन के अंदर नीचे से, और एक खली कैंडल बन जाएगा। लेकिन अभी भी आप एंट्री नहीं ले रहे हो जब आप दूसरी वाली स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर रहे हो। आपने क्या करना है, ईएमए ऐड करना है। कौन सा ईएमए ऐड करना है मैं आपको बता देता हूं चार्ट पे लगा करके। आपने क्या किया, इंडिकेटर्स पे गए और लिखा ईएमए। ईएमए पे आपने लिखा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। यहां पे सेटिंग्स में जाकर के आपने चूज कर लिया 8। अब ईएमए की कंडीशंस क्या होती है ध्यान से समझना। ईएमए क्या बताता है कि अगर प्राइस उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो प्राइस एक बुलिश जोन में है। अगर प्राइस उसके नीचे सस्टेन कर रहा है तो प्राइस एक बियरिश जोन में है, सेलर्स के पास स्ट्रेंथ आ रही है। सेलर्स के पास स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी, जब बायर्स ईएमए के ऊपर मार्केट को नहीं ले जा पाएंगे। सीधी सिंपल सी चीज है भाई, अगर मेरे दुश्मन ऊपर नहीं लेके जाने वाले तो वैसे भी एरिया जिनका है वो नीचे ले जाएंगे। तो हमें क्या करना है, दूसरी कंफर्मेशन में दूसरी स्ट्रैटेजी में 8 का ईएमए ड्रॉ किया, विक बनी, खली कैंडल बना, उसके बाद हमें 2 ग्रीन कैंडल ऐसे चाहिए जो ईएमए के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहे हैं, ईएमए के नीचे क्लोजिंग दे दी। टच कर रहे हैं कोई बात नहीं, विक टच कर रहा है कोई बात नहीं, लेकिन ईएमए के नीचे क्लोज होने चाहिए। समझ सकते हैं इस चीज को। हमने क्या किया, विक देख लिए, विक्स बन रहे हैं मार्केट में, रिजेक्शन पता चलता है, खली कैंडल मिल गया जो एक स्ट्रांग है क्राइटेरिया कि भाई बियर्स में स्ट्रेंथ आ गई है। लेकिन एक और चीज हम फाइनल क्राइटेरिया पे ऐड कर रहे हैं कि भाई मुझे ना 2 बायर ऐसे चाहिए 15-15 मिनट वाले, जैसे ये वाला है और ये वाला है, जो ईएमए के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे। लेकिन आप देखोगे ये वाले बायर ने तो नहीं किया लेकिन ये वाले ने कर लिया, तो मैं वेट करूंगा, एंट्री नहीं लूंगा, क्योंकि यहां से भी हो सकता है मार्केट पलट जाता और स्टॉप लॉस लगा करके चला जाता, लिक्विडिटी स्वीप हो जाता मेरे साथ। तो मैंने फिर वेट किया मार्केट का दोबारा गिरने का, गिरने पे तो लेना नहीं है, मुझे चाहिए मेरे ऑपोजिट वाले नहीं ले जा पा रहे। तो एक ये बंदा है जिसकी क्लोजिंग नीचे आई और एक ये बंदा है जिसकी क्लोजिंग नीचे आई, तो मेरी एंट्री
बियरिश साइड की यहां पे हो गई स्टॉप लॉस मेरा सप्लाई जोन के ऊपर, और अगेन 1:2 या 1:3 का मेरा टारगेट। ऑलराइट, भले ही देखो दोनों में ना प्राइस का ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कंफर्मेशन ऐड होने से जितने ज्यादा कॉन्फ्लुएंसेस ऐड होते हैं उतनी ज्यादा आपकी स्ट्रैटेजी मजबूत होती है। मैं पिछले 8 सालों से बाजार में, और उसमें मैंने यही सीखा है कि किसी भी स्ट्रैटेजी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आप उसमें अच्छे रूल्स ऐड करते जाइए जो एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हैं। कॉन्फ्लुएंस मतलब कि मान लो अगर यहां पर खली कैंडल बोल रहा है कि भाई बियरिश स्ट्रेंथ है, और नीचे से दो बायर ऐसे आ गए जो कमजोर हो गए, तो ये दोनों एक ही चीज को तो बोल रहे हैं कि सेलर स्ट्रांग हो गए। तो जब मैंने ज्यादा कंफर्मेशंस ऐड कर दी उसमें, इसका मतलब जो मेरी प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी और बेटर हो जाएगी, स्टॉप लॉस लगने के चांसेस कम होते हैं। मैं टारगेट की बात नहीं कर रहा हूं कि पैसा बन जाएगा मार्केट में, मैं बात कर रहा हूं कि स्टॉप लॉस बचाने के चांसेस। तो यहां पे मैंने अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा और सिक्योर कर दिया, क्योंकि मैंने एक कंफर्मेशन ऐड कर दी कि बियर्स थोड़ा सा और मजबूत हो जाए और बुल्स थोड़ा सा और कमजोर हो जाए। अब एक सेम एग्जांपल डिमांड वाले एरिया का भी फाइंड आउट करके देखते हैं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या लाइव मार्केट में ना हो। देखो हमने क्या किया, मार्केट में एक ड्रॉप ढूंढा, यहां पे मार्केट साइडवेज हुआ, ठीक है, एक चौपी सा मार्केट स्टार्ट हुआ। चौपी मार्केट, साइडवेज मार्केट, वो आपका बेस होता है, क्योंकि वहां पे ऑर्डर्स लग रहे हैं। जब ऑर्डर्स लगे, मार्केट में एक रैली आई, आपको पता चल गया कि ये एग्रेसिव रैली है, यानी कि ये डिमांड जोन हमारे लिए स्ट्रांग है और इंपॉर्टेंट है। आप सिंपल से जाओ, रेक्टेंगल टूल को फाइंड आउट करो और विक्स छोड़ करके बॉडी बॉडी को कनेक्ट कर दो और वेट करो। अब हमने क्या करना है, इस डिमांड जोन को खींचते रहना है। फाइनली एक टाइम ऐसा आया जब यहां पे हमारा डिमांड जोन टच हो गया। तो मैं अब 16 दिसंबर को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चला जाता हूं। अब जैसे ही मार्केट मेरे डिमांड जोन के अंदर पहुंचा, मैं क्या करने की तैयारी में हूं, बाई करने की। मैंने क्या ढूंढना शुरू किया, पहले मेरे को विक्स चाहिए, ठीक है, ये विक बना। मेरे को पता है कि मार्केट में प्रेशर आने लग गया है बायर्स का, लेकिन कोई अभी एग्रेसिव कैंडल नहीं आया। देखो ये कितने कितने बड़े बड़े एग्रेसिव कैंडल है ना, तो मेरे को बायर का भी एग्रेसिव कैंडल चाहिए, तब जाकर के मेरी एंट्री कंफर्म होगी। अब देखो मैं यहां से आ रहा हूं, देख रहा हूं ये वीक होने लग गया, मेरे को पता है कुछ ना कुछ चल रहा है। छोटा वीक है, ठीक है, बढ़िया है। ये छोटे छोटे वीक है, बढ़िया है। ये बड़ा वीक आने लग गया, बड़ा वीक, मतलब आप समझो ये क्या हो रहा है, ये पोजीशंस बिल्ड हो रही हैं, ये पोजीशंस बिल्ड हो रही हैं धीरे धीरे करके। और जब लास्ट पोजीशन बिल्ड होती है तो खली कैंडल बनता है। अब देखो मैं यहां से वेट कर रहा हूं किसी बड़े कैंडल का, बड़े कैंडल का। अब आप खुद देखो, अपनी नजर मारो, सबसे एबनॉर्मल कैंडल कौन सा लग रहा है जिसने डिमांड जोन का ही ब्रेकआउट किया है? सिंपल सी चीज है, आपने क्या किया, उस कैंडल पर एंट्री मार दिया फर्स्ट स्ट्रैटेजी के हिसाब से। अगर फर्स्ट स्ट्रैटेजी एग्रेसिव है तो मैंने क्या बोला, 8 ईएमए के बाद दो लाल कैंडल इसमें ढूंढेंगे, क्योंकि सेलर्स नहीं आने देने ना नीचे, सेलर्स को नीचे नहीं आने देना। तो देखो ये वाला दूसरा कंफर्मेशन मिल गया, और तीसरा कंफर्मेशन जस्ट उसके बाद दो कैंडल बने हैं रेड, लेकिन ईएमए के ऊपर बने हैं, तो आप उन पे भी अपनी एंट्री बना सकते हैं, जैसे ये बनी है। स्टॉप लॉस हमेशा आपका रहेगा डिमांड या सप्लाई जोन के नीचे, और टारगेट रहेगा आपका 1:2 या फिर 1:3। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मार्केट आपको टारगेट दे देगा। अब देखो हुआ क्या, यहां पे साइकोलॉजी भी समझो। मार्केट ना आपके डायरेक्ट नहीं चला गया फेवर में, फेवर में जाने के बाद मार्केट ने स्टॉप लॉस के पास भी एक चक्कर लगाया। आप बने रहे या तो स्टॉप लॉस या टारगेट, थोड़ा साइडवेज साइडवेज होने के बाद मार्केट चला गया। तो कभी कभार डिमांड जोन से ऐसे रिएक्शंस भी मिलेंगे कि मार्केट इंस्टेंटली नहीं जाएगा, हो सकता है थोड़ा टाइम पास करके जाए, हो सकता है कई बार स्टॉप लॉस भी लगा दे। लेकिन अगर आप इन टेक्निक्स को यूज कर रहे हो तो ऑलरेडी आप मार्केट की प्रोबेबिलिटी के साथ चीजें कर रहे हैं। अब दोस्तों यहां तक भी अगर रूल बाय रूल आप चीजें फॉलो कर लोगे ना, तो डेफिनेटली आपको मेजर ट्रेड्स में प्रॉफिट ही होगा। लेकिन अब यहां से स्टार्ट हो जाता है वो वाला करिकुलम, पार्ट 3 स्ट्रैटेजी, जो प्रोफेशनल ट्रेडर और बड़े खिलाड़ी यूज करते हैं अपने प्रॉफिट्स को और मैक्सिमाइज करने के लिए। अभी भी अगर आपने पेन और नोटबुक नहीं लिया हुआ है ना, तो आप डेफिनेटली ले लीजिए, क्योंकि अब जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो दोस्तों, प्रोफेशनल ट्रेडर्स और प्रोफेशनल क्यों होते जाते हैं, पहले आप थ्योरी समझो बिफोर आई शेयर माई थर्ड स्ट्रैटेजी। एज अ रिटेलर आप लोग क्या कर रहे हो जिसकी वजह से कभी भी पैसा कंसिस्टेंटली नहीं बन पाता या रुक नहीं पाता? जब भी आपको लॉस होते हैं ना, तो आप एवरेजिंग करते हो नहीं करते हो? आप और क्वांटिटीज खरीद लेते हो लॉस के अंदर। बल्कि प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करेंगे, जब भी उन्हें प्रॉफिट होगा तो जाकर के वो एवरेजिंग करेंगे। लेकिन इसको एवरेजिंग नहीं बोलते, इसको बोलते हैं पिरामिडिंग।
यानी कि जब आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल हुआ और आपके ट्रेड की और कंडीशंस बनी जिससे लगा कि अब ये ट्रेड और स्ट्रांग हो रहा है, तो आप अपनी क्वांटिटीज को और बढ़ा देंगे। दिस इज हाउ प्रोफेशनल ट्रेडर बिल्ड देयर क्वांटिटीज एंड इंक्रीज देयर कंसिस्टेंसी। क्या करना है, सिंपल सी चीज है दोस्तों। जब मार्केट आपके फेवर में गया, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, यहां पे आपका पुराना डिमांड जोन था, आपका मार्केट आपके फेवर में गया, लेकिन पूरा नहीं गया, दोबारा से नीचे आया। अब जब मार्केट नीचे आया है तो उसने दोबारा से चॉपी एरिया क्रिएट किया है, बेस क्रिएट किया है, और बेस से दोबारा से एक छोटी रैली आई है, तो ये बेस भी तो एक डिमांड जोन हो गया। सिंपल सी चीज है, जब आपका ट्रेड ऊपर गया है और नीचे एक ड्रॉप क्रिएट होकर के साइडवेज होकर के दोबारा ऊपर जा रहा है, तो ये भी तो एक डिमांड जोन है। आपने क्या करना है, उसी तरीके से एक डिमांड जोन यहां पर क्रिएट कर देना है जैसे आपने पहले किया है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, बिफोर मूव। अब आपने क्या करना है, मूव होने के बाद वेट करना है दोबारा डिमांड जोन के अंदर कब ये प्राइस एंटर होता है। अब मैंने क्या किया है दोस्तों, अपना एक नया डिमांड जोन बना लिया, ठीक है। ये नए डिमांड जोन पे मैं सिंपल एक वेट करूंगा, मैंने डिमांड जोन बनाया, यहां से प्राइस ने राइज दिया, अब दोबारा प्राइस इसके अंदर टैंक हो रहा है। जब प्राइस इसके अंदर आएगा तो मैं सेम कंडीशंस ढूंढूंगा कि भाई मुझे एक खली कैंडल चाहिए, जो कि मुझे कहां पे मिल रहा है, मैं एक बार देख लेता हूं। अगर मिल भी रहा है, देखो जबरदस्ती की एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। मैं यहां पे आया, ये बड़े बड़े रेड कैंडल्स हैं, यहाँ पे कोई हरा कैंडल नहीं है फिलहाल के लिए, वोलेटिलिटी के हिसाब से कोई बड़ा कैंडल नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। अब देखो एक ये कैंडल है जो बहुत डिफरेंट वोलेटिलिटी शो करता है। देखो पीछे घंटे, कितने घंटे के कैंडल है, उसमें इतना बड़ा साइज नहीं है, लेकिन उस कैंडल का एक अलग ही साइज है। समझ गए? तो आपकी दूसरी एंट्री ये वाले कैंडल पे बनती है, ठीक है। आपकी दूसरी एंट्री बन जाती है उस कैंडल पे। ये आपको एंट्री मिल गई है। आप एक काम करो, टारगेट अपना सेम रखोगे, जैसी बात हुई है, टारगेट आपका सेम रहेगा जो पुराना टारगेट चल रहा है, और आपका स्टॉप लॉस अब चेंज हो जाएगा नए डिमांड जोन के नीचे, दोनों का। इससे होगा क्या कि स्टॉप लॉस आपके दोनों छोटे छोटे हो गए, लेकिन टारगेट आपके अभी मैसिव हो गए। अगर मार्केट टारगेट तक जाता है तो फ्यू ट्रेड्स विल चेंज योर कैपिटल एंड सम मंथ्स विल चेंज योर करियर। फोकस यही है कि स्टॉप लॉस छोटा कर देना है नए डिमांड जोन के बाद, और टारगेट्स आपको पूरा आसमान खाली छूटा हुआ है। बस अब आपको पेशेंस होना चाहिए, इमोशनली आप कैपेबल होने चाहिए, ताकि आप इतने बड़े बड़े ट्रेड्स को होल्ड कर पाए। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है, ऑटोमेटिक लगा दीजिए, आपका टारगेट लगा हुआ है, ऑटोमेटिक लगा दीजिए। जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम टू हिट योर टारगेट्स और स्टॉप लॉस। दोनों ही केसेस में आपकी जीत है, क्योंकि आपने ट्रेड लिया था लॉजिक के साथ, निकल रहे हैं लॉजिक के साथ। लॉस होता है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, प्रॉफिट होता है, वो आपकी असली जीत है। लेकिन रिमेंबर, आपके पास इस स्ट्रैटेजी से ऐसा कुछ नहीं है कि अलादीन का चिराग आ जाएगा कि डेली प्रॉफिट बन रहा है। ये स्ट्रैटेजी क्विक प्रॉफिट्स, डेली प्रॉफिट्स के लिए नहीं है। ये स्ट्रैटेजी आपका रेगुलर डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए है, आपका पेशेंस बिल्ड करने के लिए, और आपका माइंडसेट बिल्ड करने के लिए। क्योंकि अब जो आप ट्रेड्स ले रहे हो उसके पीछे एक प्रॉपर लॉजिक है। अब आप कोई इमोशनल बेट्स नहीं ले रहे हो, आप गेस वर्क नहीं कर रहे हो। आपने पूरे चार्ट को एनालाइज किया है, आपने वेट किया है, कंडीशंस ढूंढी है, ट्रिगर्स ढूंढे हैं, कॉन्फ्लुएंसेस ढूंढे हैं, और तब जाकर के आपने एक समझदार इंसान की तरह एंट्री बनाई है। आगे अगर आपको मार्केट स्टॉप लॉस दे देता है, दैट इज कंप्लीटली फाइन, वो आपके पार्ट ऑफ द गेम है। लेकिन अगर मार्केट यहां से आप टारगेट दे देगा ना, तो विश्वास करना, जो जीत आपको महसूस होगी ना, एनालाइज करने के बाद, वेट करने के बाद, पेशेंस डेवलप करने के बाद, वो आपको आज से पहले नहीं डेवलप हुई। ये थे मेरे अपने प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स जो मैंने सालों की मेहनत के बाद ढूंढ करके निकाले हैं। अगर 1% भी इंप्रूवमेंट आपकी लाइफ में आया तो मुझे आप सब्सक्राइब मत कीजिए, फॉलो मत कीजिए, लाइक मत कीजिए, कोई कमेंट मत कीजिए। बस मैं इतना जानना चाहता हूं, क्या सच में आप अपने अंदर एक चेंज महसूस कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं? अगर आप महसूस कर रहे हैं तो मुझे अपना नाम बताइए, और नाम के आगे जो आपके दिल में आता है वो आप जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे भी पता चले जिस इंटेंशन के साथ मैंने ये वीडियो बनाया, क्या वो इंटेंशन फुलफिल हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।